मध्य लोक में, मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, हमने क्या किया, जो अधोलोक पढ़ा था उसमें हमने क्या स्थिति पढ़ी थी? पोजीशन अधो अधर। यानी सारी जो पृथ्वियां थी वो कैसी थी? अधो अधर। जैसे एक दो तीन चार ऐसे नीचे थी, अधो अधो थी। और जो ऊर्ध्वलोक पढ़ेंगे वो भी ऊपर जाकर के ऐसे ऊपर जाके यूं, ठीक है। लेकिन जिन मध्यलोक की संरचना हम पढ़ रहे हैं वो कैसी है? वो बिल्कुल ऐसी फ्लैट है। पूरा मध्यलोक ऐसा फ्लैट है और इसको बोलते हैं तिर्यक। फ्लैट को क्या बोलते हैं? तिर्यक। इसमें चार दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चार ही क्या होती है? वी दिशाएं होती है, आठ दिशाएं होती है। तो इस तरह से जो फ्लैट है उस पे आठ दिशा विदिशाएं हैं, उसको बोलते हैं तिर्यक लोक। तो हम कहाँ पे रहते हैं अभी? मध्य लोक में रह रहे हैं। और मध्य लोक में भी कौन से पे रह रहे हैं? जम्बू द्वीप में हम लोग रह रहे हैं। तो सातवां सूत्र वो इसी से रिलेटेड था कि जम्बू द्वीप, लवण आदि जो शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं, वो कहां पर है? इस मध्य लोक पे। इसको हमने मध्य लोक माना ना। और इस पर कैसे थे? राउंड राउंड शेप में थे, गोल गोल बने हुए थे। जम्बू द्वीप, लवण आदि समुद्र है, एक एक के नाम दे दिए। और क्या बोला? ये शुभ नाम है सारे के सारे। जम्बू, लवण, बाबू। कालो नदी, घात के खंड, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर ओ समुद्र, बाबू। सब। तो ये शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र कहां पर है? मध्य लोक में है। फिर और ये कैसे थे? जो पहला वाला जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का ये है, आवाज बोल। बाकी सभी चूड़ी के आकार के, उसके चारों तरफ कटुन तो बोल गोल दिया, कटुन का भी है। वर्ष भी ठीक है। नहीं करेंगे। अब उसके बाद में जो आठवां सूत्र पढ़ा था हमने, उसमें ये बताया गया था, द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। यानी जो पहला द्वीप है उसके आगे जो समुद्र है वो दुगना है, उस समुद्र के आगे जो फिर द्वीप है वो उसका दुगना है, फिर उसके आगे जो समुद्र आएगा वो उसका भी दुगना होगा। यानी दुगना दुगना विस्तार उन द्वीप और समुद्रों का करते जाओ। और वो उसको पूरी चारों तरफ से परिक्षेपिणो मतलब, परि मतलब चारों तरफ से, क्षेपिणो मतलब घेरे हुए। यानी ये द्वीप और समुद्र क्या है? द्वीप को पहले समुद्र घेरे हुए है, फिर समुद्र को फिर द्वीप, फिर द्वीप को समुद्र, समुद्र को फिर द्वीप घेरे हुए। ऐसे असंख्यात ही द्वीप है और असंख्यात ही समुद्र है। अंतिम समुद्र का नाम कल मैंने बताया था, किसी को याद है? अंतिम समुद्र का नाम कौन बताएगा? नीलम भाभी, नहीं याद है? दीपा जी लाडनू बताइए। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। दीपा जी की आवाज नहीं आ रही। स्वयंभू रमण समुद्र। हाँ हाँ स्वयंभू रमण समुद्र। हाँ, स्वयंभू रमण पहले द्वीप आएगा, उसके बाद में स्वयंभू रमण समुद्र आएगा। ये एक दूसरे को चारों तरफ से घेरे हुए है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जम्बू द्वीप जो है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, जम्बू द्वीप गोल है, ये जैसे देखो, ये थाली के आकार का बताया था ना, ऐसे। और ये बीच में सपोज करो ये ऐसे, बिल्कुल इसका जो सेंटर पार्ट है ऐसे सेंटर पार्ट है। है। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो ये सपोज करो ये गोल जो है जम्बू द्वीप है, इसके बीचों बीच कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत है। यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत। सुदर्शन। हाँ, इसको सुदर्शन पर्वत बोल दो, सुमेरु पर्वत बोल दो, एक ही बात है। और ये तीनों लोगों का सेंटर पॉइंट है। जितने भी द्वीप, जितने भी समुद्र, उन सब का सेंटर पॉइंट क्या है? सुमेरु पर्वत। ये तो मैंने बहुत डेमो दिया आपको। बाकी 1 लाख योजन वाला ये जम्बू द्वीप, ओ सॉरी, ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई क्या है? 1 लाख योजन एक। विस्तार वाला ये जम्बू अ, सुदर्शन पर्वत है। और ये जो जम्बू द्वीप है ये भी 1 लाख योजन विस्तार वाला है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ते हैं सूत्र नंबर 10। 10 पे आ जाते हैं, चलिए। पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में दीपा दीदी आप सूत्र पढ़िएगा। भरत, हेमवत,
हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि ही। पढ़िए। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हर हिरण्य हिरण्य हैरण्यवतैरावत। एरावत एरावत वर्षा क्षेत्राणि। हाँ, अब इसमें बताया है ये कि जम्बू द्वीप जो मैंने आपको बताया कि ये थाली के आकार का है, तो ये इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के नाम इसमें बताए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्षेत्रों के नाम। आया नहीं क्या इसमें? एक मिनट। यही तो है। हेमवत वर्ष हरि वर्ष विदेह वर्ष रम्यक वर्ष हिरण्य वर्ष एरावत वर्ष। आया कैसे? एक सेकेंड। 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप में। हाँ, इस क्षेत्र, एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। चलिए मैं वैसे ही दिखाऊं आपको डायग्राम। एक सेकंड दिखाती हूँ। वो क्या हो, डायग्राम शेयर नहीं हो पा रहा है। चलो मैं वैसे ही दिखाती हूँ, मैंने बनाया था आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा, इसमें दिखाती है आपको। ये देखो, ये पूरा जम्बू द्वीप है, सबको दिख रहा है? जम्बू द्वीप है, उसमें ये देखो 7 क्षेत्र बने हुए हैं। पूरा जम्बू द्वीप है, इसमें ये 7 क्षेत्रों के नाम है। भरत, हेमवत, फिर हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र इस जम्बू द्वीप के अंदर है ना। ये 7 क्षेत्र हो गए, ये पूरा जम्बू द्वीप है। तो ये 7 क्षेत्रों को डिवाइड कौन कर रहा है, तो उसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, वो भी मैंने इसमें बताया, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप ये समझो कि 7 क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप में, उसमें से जो भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, वो दोनों क्षेत्र समान होते हैं। दोनों ही कर्म भूमियां हैं, और दोनों ही जैसे दिन रात दोनों में सेम होते हैं कंडीशन। और एक और बात बताऊं, हम क्या सोचते हैं कि जम्बू द्वीप में एक ही सूर्य है। वास्तव में एक सूर्य नहीं है, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 ही चंद्रमा है। जो हमें सूर्य आज दिखता है ना, वो सूर्य कल नहीं दिखता। वो सूर्य हमें कब दिखेगा? वापस परसों दिखेगा। कैसे होता है देखो, ये कि एक सूर्य है जैसे यहां पर भरत क्षेत्र में, तो उसको क्या होता है, वो इधर जाता है, और ऐरावत वाला सूर्य वापस हमारे पास इधर आता है। फिर जो ऐरावत से सूर्य इधर आ गया था, वो फिर वापस जाएगा इधर, और इधर वाला सूर्य आएगा इधर। तो ऐसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 ही चंद्रमा हैं। अभी साइंस इस चीज को पता नहीं कर पाया है, क्योंकि हमें जो सूर्य दिखता है, हमें तो यही लगता है कि वो सेम एक जैसा ही है, पर वो वास्तव में एक जैसा नहीं होता है। पहले दिन दूसरे दिन अलग अलग सूर्य दिखते हैं, तीसरे जो दिन सूर्य दिखता है वो वापस पहले वाले जैसा ही दिखता है। जैसी भरत क्षेत्र में दिन रात की व्यवस्था है ना, सेम वैसी ही एरावत क्षेत्र में भी होती है। तो ये 7 क्षेत्रों के नाम हैं जो मैंने आपको बताए। ये क्या है, ये क्षेत्रों को कौन बांटता है, कि यहां से यहां भरत, फिर भरत से ऐरावत, ये कौन बांट रहा है? इनके बीच में पर्वत बने हुए हैं।
और वो पर्वत बहुत बड़े बड़े, बहुत विशाल, बहुत सुंदर पर्वत है। तो चलिए आगे का सूत्र देखते हैं कि वो पर्वत कैसे हैं और कौन कौन से हैं। सूत्र नंबर, आ जाइए 11 पे। नीलम भाभी आप पढ़िएगा मेरे साथ में, पहले मैं पढ़ रही हूं। तत् विभाजिन है पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरीणो वर्षधर पर्वताहा। हाँ पढ़िए आप। तद विभाजन है पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हाँ, वर्षधर पर्वताहा, तो इसका मतलब है कि वहां पर ये क्या है, पर्वत है। वर्षधर मतलब धरे हुए। कौन धरे हुए हैं? जो भरत ऐरावत आदि क्षेत्र, वो इनको धरे हुए हैं। किन किन को धरे हुए हैं ये देखो, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तद विभाजिन है। तद मतलब उनको, विभाजिन यानी विभाजित करने वाले। उनको किनको? जो हम क्षेत्र पढ़ के आए हैं पहले, उनको। तो उनको विभाजित करने वाले पूर्वा परायता। पूर्व, पूर्व का मतलब पूर्व दिशा। परायता यानी पश्चिम तक। पूर्व यहां से शब्द निकलेगा अपर और आयता। अपर, अपत का मतलब होता है अपोजिट। तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। आयता मतलब लंबे लंबे, समझ रहे हो? पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबे लंबे। कौन विभाजित करेगा उनको? आगे सबके नाम आ गए। हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिणी। इन नाम के जो ये पर्वत हैं, वर्षधर पर्वताहा, यानी इन पर्वतों को धरे हुए जो हैं, ये 6 पर्वत क्या है, उन क्षेत्रों का विभाजन कर रहे हैं। ये देखो मैंने आपको जो चित्र बनाया था ना, ये जम्बू द्वीप। अब ये जो क्षेत्र है, ये पहला पर्वत दिख रहा है, ये वाला, ये पहला पर्वत है। फिर ये दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा, पांचवा और छठा। 6 पर्वत है जिनसे पूरे जम्बू द्वीप के 7 भाग बन गए। तो 6 पर्वतों के नाम ये हैं, हिमवन महाहिमवन निषद, यानी पहले जो पर्वत का नाम है वो हो गया हिमवन, फिर महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिणी। ये 6 क्या है, पर्वत है जिन्होंने 7 क्षेत्र बनाए हैं। ये पर्वत जो है अनादि निधन पर्वत है। ये कभी नष्ट नहीं होते, एज इट इज रहते हैं, हमेशा शाश्वत पर्वत है। ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। और इन पर्वतों की क्या विशेषता है, वो हम आगे के सूत्र से देखते हैं कि इनका रंग कैसा है, ये कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे, सोनल जी मेरे साथ पढ़िएगा अगला सूत्र नंबर 12। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाहा। पढ़िए। हेमांचल तपनीय वैडूर्य रजत हेममाया। हाँ, ये पहला सूत्र ये जो आया है, इसमें बता रहे पर्वतों के रंग कितने सुंदर सुंदर रंग है उनके, देखिए। ये जो पहला पर्वत है, ये नीचे वाला जिसका नाम है हिमवन, इसको मैंने येलो कलर से दिखाया है हेमार्जुन। पहले चलो इससे एक बार वो संधि विच्छेद कर लो। हेमार्जुन, इसका मतलब है हेम प्लस अर्जुन। हेम, हेम क्या होता है कोई बता सकता है? हेम, हाँ, सोने के समान। हाँ सोना, हेम मतलब होता है सोना। फिर अर्जुन, अर्जुन का मतलब होता है चांदी। फिर तपनीय, तो तपनीय का मतलब हो गया तपाए हुए सोने के समान। तीसरे पर्वत का रंग तपाए हुए सोने के रंग के समान। वैडूर्य, वैडूर्य एक मणि होती है जिसको कि नील मणि कहते हैं। तो वैसा चौथे पर्वत का रंग है वैडूर्यमय, यानी नीलमणि सा। फिर रजत,
रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर जैसा। और हेम मयाहा, और वापस सोने जैसा। जो पहला पर्वत है वो भी सोने जैसा, और जो छठा पर्वत है वो भी सोने जैसा। दूसरा पर्वत चांदी जैसा, तो उधर से पांचवा पर्वत भी चांदी जैसा। जो तीसरा पर्वत था वो तपाए हुए सोने के समान था, और चौथा था वैडूर्य मणि के समान। ठीक है। तो यानी इन पर्वतों के कलर बताए हैं कि इनके कलर कैसे कैसे हैं। ये जो पहला पर्वत है इसका रंग है सोने के समान, फिर दूसरा चांदी के समान, तीसरा वैडूर्य नहीं तपाए हुए सोने के समान। ये देखो मैंने येलो कलर से इसीलिए शो किया है, ये तपाए हुए सोने के समान। फिर ये देखो वैडूर्य मणिमय नील मणिमय वाला पर्वत है ये वाला, चौथा। फिर जो पांचवा है वो वापस रजत यानी चांदी के समान। और ये वाला जो पर्वत है ये वाला दिखाई देगा, ये किसके समान होगा? सोने के समान। इन पर्वतों के रंग जैसे जैसे मैंने नाम बताए वैसे ही हैं। चलो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको आश्चर्य में डालेगी वो क्या है? छठा शब्द जो है इसका ढंग से पढ़िए, 12वां। क्या लिखा है यहाँ पे? हेममया। हेममया यानी ये हेममय है, यानी ये सोने के ही हैं। मय जैसे मैंने शब्द बोला तन्मय, मैं जब भगवान की भक्ति कर रही थी तो मैं तन में हो गई। तन में मतलब उसी में बिल्कुल मिल गई, एक मेक हो गए। तो हेम मया यानी वो सिर्फ कलर ही उनका नहीं, वो पूरे के पूरे पर्वत ही जिस रंग के हैं वो उसके ही बने हुए हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? पहला पर्वत सोने का बना हुआ है, दूसरा पर्वत चांदी का बना हुआ है, तीसरा पर्वत तपाए हुए सोने का बना हुआ है, चौथा पर्वत पूरा का पूरा नीलमणि का बना हुआ है, पांचवा पर्वत अगेन चांदी का, और छठा पर्वत सोने का बना हुआ है। सोचो आप, ये शाश्वत पर्वत जिनको किन्हीं ने बनाया नहीं है, ये अनादि निधन पर्वत है। ये हमारी बुद्धि से हम नहीं देख सकते, लेकिन जो केवल ज्ञान है उसमें ये बात आई है कि ये पर्वत ऐसे ही हैं। तो इसका मतलब ये ऐसे ही हैं, केवल ज्ञान की वाणी में आया है ये। और जो गौतम गणधर आदि है उन्होंने हमें बताया है। और 24 के 24 तीर्थंकर एक ही बात हमें बताते हैं कि ये पर्वत ऐसे ही हैं। सोचो कितने अद्भुत पर्वत, उनके कलर वैसे, और वे बने हुए भी उन्हीं के ही हैं। अब आप कहोगे कि नहीं हमें विश्वास नहीं होता कि क्या ये वास्तव में पर्वत ऐसे हैं। तो देखिए उसके लिए हम अगला सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र नंबर 13। हाँ, सूत्र नंबर 13 मेघा जी आप पढ़ोगे मेरे साथ? आ, सूत्र नंबर 13। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। पढ़िए। नहीं तो दीपा जी लाडनो आप पढ़ दीजिए। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। हाँ पढ़िए। हे विचित्र पार्श्वरा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। हाँ, अब क्या बता रहे हैं इसकी पहले संधि विच्छेद करते देखते हैं सूत्र में क्या लिखा हुआ है। वैसे मेरा ये जो टॉपिक है ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इसको मैं इतने ढंग से और बहुत चाव से पढ़ाती हूँ। लेकिन ये अभी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, मैं आपको डायग्राम एक एक चीज इतनी ढंग से बताती ना। लेकिन ये तो जब कभी भी वापस टाइम मिलेगा मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक वीडियो शो करके बताऊंगी कितने सुंदर पर्वत हैं, कैसे कैसे अद्भुत बने हुए हैं। वो सब चीजें आपको शो करेंगे जब हमारा एक बार हो जाएगा ना, फिर वापस से बताऊंगी। चलिए देखिए, मणि विचित्र यानी तरह तरह के, विचित्र मतलब आश्चर्य में डाल देने वाली विभिन्न प्रकार की मणियां। पार्श्वा, पार्श्वा मतलब उनके जो पार्श्व भाग है उसमें, ऊपरी मूले ऊपर और जड़ में, च तुल्य विस्तारा
एक तुल्य मतलब एक जैसा ही, विस्तारहा यानी विस्तार है। पहले उन पर्वतों की विशेषता बता रहे हैं कि वो पर्वत है कैसे। जिन पर्वतों के हमने नाम पढ़े ना, हिमवन, महाहिमवन, ये है कैसे। तो ये पर्वत देखो कैसे हैं, जैसे ऐसे दीवार होती है ना, दीवार बिल्कुल एकदम सीधी, फ्लैट, फिर सीधी, ऐसी होती दीवारें। इधर से भी सपाट और इधर से भी सपाट, ऐसी होती ना दीवारें। ऐसे तो नहीं है उबड़ खाबड़ होती है, कहीं से टेढ़ी है कहीं से गोल है, ऐसे तो नहीं। दीवार, एक दीवार का मतलब ही चारों तरफ से बिल्कुल सीधी, उठपटांग नहीं, समतल। तो ये इसमें बताया है कि पर्वतों की विशेषताएं कैसी है। तो कैसी है, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ऊपरी यानी ऊपर वाली, मूले, मूले मतलब मूल, उसकी जड़, दीवार की जड़ या पर्वत की जड़। तो जड़ और ऊपर वाला दोनों, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा। ये एक जैसा है बिल्कुल। सोचो, पर्वत नहीं तो हमने कैसे देखे हैं, ऐसे देखे हैं, या यूं, मतलब कैसे भी हो सकता है, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा, है ना, समतल नहीं होते। लेकिन इन पर्वतों की क्या विशेषता है, ये जैसे दीवार होती है वैसे ये पर्वत होते हैं, इनकी विशेषता है। और एक और क्या विशेषता बताई, मणि विचित्रा पार्श्वा, विचित्र प्रकार के मणि, पार्श्वा, पार्श्वा मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां पर विभिन्न प्रकार की आश्चर्य में डाल देने वाली सुंदर सुंदर मणियां उसमें लगी हुई है। अब आप एक बात बताओ, अपने पास में कोई मान लो कांच की चूड़ी है, तो कांच की चूड़ी में क्या कभी हम सोने के या डायमंड के मोती लगाएंगे क्या, बताओ, लगाएंगे कभी। कांच की चूड़ी है हमारी, ये जैसे कांच की चूड़ी है, कोई इसमें कहे मेरे को कि भाई डायमंड लगवा लो या सोने के मोती लगा लो, घूम, चांदी के भी नहीं लगाएंगे हम तो, क्यों, क्योंकि कभी टूट के गिर जाए पता ही नहीं है ना, ये तो ब्रेकेबल है, टूट। तो मणि विचित्र कहाँ हम लगाएंगे, जो हमारी सोने की चूड़ी होगी तो उसमें हम फिर भी क्या सोचेंगे, नहीं हम इसमें डायमंड लगवा देते हैं, इसमें सोना लगवा देते हैं, चांदी जड़वा देते हैं, यही थिंकिंग होती है। तो सोचो वो पर्वत, जो शाश्वत पर्वत है, उन पे मणि, विचित्र प्रकार की मणियां लगी हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जैसा पिछले सूत्र में बताया गया कि पर्वत सोने के बने हैं, चांदी के बने हैं, वैडूर्य मणि के बने हुए हैं, इसका मतलब वो पूरे के पूरे पर्वत उन्हीं के ही बने हुए हैं। सोचो आप, हमारे पास 1 किलो सोना आ जाए तो हमें फूले नहीं समाते हैं। कैसा लगता है कि 1 किलो सोना आ गया मेरे पास, और वहां जो हमारी शाश्वत, मतलब आप कहिए कि शाश्वत बने हुए पर्वत है, वो पूरे के पूरे ही सोने के। और ये कोई छोटे मोटे पर्वत नहीं है, बड़े बड़े विशाल पर्वत है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इनका मतलब कितने कितने योजन, आप सोचो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसका विस्तार इतना ज्यादा है, तो उसके चारों तरफ मतलब उसको विभाजित कर रहे हैं पर्वत, वो कितने बड़े बड़े पर्वत है, पूरे पूरब से पश्चिम तक। यानी जम्बू द्वीप का, जैसे हमने 1 लाख योजन विस्तार वाला पढ़ा था, तो इसको पूरा ये विस्तार कर रहा है। तो इतना बड़े बड़े ऊंचे, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, तो वो सोने के, चांदी के, वैडूर्य मणि के बने हुए हैं। साथ में उनके पार्श्व पाट में यानी अगल बगल में दोनों तरफ विचित्र प्रकार की मणियां लगी हुई है। अब किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, है किसी को डाउट? नहीं, हम जो जिनवाणी में हमें लिखा है, जो बताया है, उसको हमें क्या सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि का क्षयोक्षम इतना नहीं है कि हमारी बुद्धि वहां तक जा सके, है ना। इसलिए जो बात जिनवाणी आगम हमें बता रही है वो हमारे लिए मान्य है, इसलिए हमने इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया कि ऐसा ही है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 14। हाँ चांदनी, आप पढ़िएगा मेरे साथ में सूत्र नंबर 14। पद्म, महापद्म,
केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदा तेषामुपरी। दीपा दीदी आप पढ़ लीजिए। पद्म, महापद्म, पिंगिस, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हस्ता, हदस, हृदास हदस्ता, तेषा, हृदास हदास्त, देश, तेषा। मुपरी। हाँ, तिंगी इसको क्या बोलेंगे? तिगिंच, तिगिंच, गिंच। तिगिंच। अब ये बताया है कि पर्वतों पर क्या बने हुए हैं। जो विशाल हमने देखा कि पर्वत है, उनके ऊपर क्या क्या बना हुआ है वो बता रहे हैं। तो देखो क्या क्या, पहले सूत्र देखो। पद्म, फिर महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। ये छह किस चीजों के नाम आए हैं? ये छह नाम आए हैं उन छह पर्वतों के ऊपर बने हुए हृदा। हृदा मतलब होता है तालाब। उन पर्वतों के ऊपर ये लंबे चौड़े तालाब बने हुए हैं। हृदा तेषा, तेषा का मतलब उनके, मुपरी यानी ऊपरी शब्द निकलेगा तो यानी उसके ऊपर। तेषाम ऊपरी, तेषाम मतलब उनके ऊपर। तो किसके ऊपर? जो हम पहले पर्वत पढ़ के आए उनके ऊपर। जो छह पर्वतों के नाम हमने पढ़े उनके ऊपर ये छह तालाब बने हुए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, ये हमने देखा, ये पहला भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र पे ये पहला हिमवन पर्वत, ये वाला। और हिमवन पर्वत के ऊपर सबसे पहला ये देखो, ये कौन सा तालाब है? इसके बीचों बीच यहाँ पर पद्म नाम का तालाब होता है। ठीक है, पद्म नाम का तालाब। दूसरा पर्वत महापद्म, फिर तिगिंच, केशरी, फिर महापुंडरिक और फिर ये पुंडरिक। तालाब इनके ऊपर होते हैं क्या? हाँ, पर्वतों के ऊपर, बिल्कुल। जैसे ये देखो, ये सपोज करो क्या है? पर्वत। और इस पर्वत के मिड में ये दिख रहा है आपको ऐसा, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लंबे चौड़े तालाब। और इनकी भी क्या विशेषता है? ये भी आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे नहीं है, ये भी सेम वैसे ही जैसे इनकी दीवारों के बारे में बताया था, इनके तालाब भी वैसे ही बने हुए हैं। नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से ऐसे बिल्कुल समतल समतल, ये ऐसे बने हुए हैं, दिख रहा है यूं। तो ये तालाब पर्वतों के ऊपर बने हुए होते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या पर्वतों के ऊपर भी तालाब होते हैं? तो हाँ, होते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? हिमालय पर्वत से निकलती है। वहां पर क्या है? हाँ। वहां पर बर्फ है, या फिर हम क्या कहेंगे, पानी है। तभी तो वो पानी वहां से निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे, है ना? तो ऐसे ही जो ये शाश्वत क्षेत्र है, क्षेत्र के ऊपर पर्वत है, पर्वत के ऊपर ये क्या बने हुए हैं? लंबे चौड़े तालाब बने हुए हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और इन तालाबों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है वो अगले सूत्र से देखते हैं, है ना? सूत्र नंबर 15। चलो, सोनल जी आप पढ़िएगा। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदर्ध विश्वकंभो हृदय है। एक बार वापस पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदर्ध विश्वकंभो हृदय है। पढ़िए। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त ददर्थ विश्वकंभो हृदय। हाँ, सहस्त्रायामस्त फिर तदर्ध विश्वकंभो हृदय। ठीक है। अब इसमें बताया है कि पहले वाला जो तालाब है, पहले वाला तालाब का नाम क्या बताया मैंने? पद्म। वो कितना ऊंचा है?
कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसके बारे में बताया है। तो देखिए सूत्र में, प्रथमो, प्रथमो मतलब प्रथम, पहला, पहला वाला। तो पहला वाला कौन सा? पद्म, पद्म नाम का तालाब। प्रथमो योजन, योजन का मतलब वह पहला वाला जो तालाब है वो कितना है? योजन सहस्त्रा, सहस्त्रा मतलब क्या होता है? हजार, यानी वो 1000 योजन वाला है। पहला वाला जो तालाब है वो 1000 योजन वाला है। क्या है? सहस्त्रायाम, आयाम शब्द निकलेगा यहां से, देखिए सहस्त्र और आयाम। आयाम का मतलब उसकी लंबाई, आयाम मीन्स लंबाई। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम, पहला वाला तालाब जो है वह 1000 योजन की लंबाई वाला है। क्लियर? उसकी लंबाई 1000 योजन। फिर आगे का शब्द है तदर्ध, उसका आधा। तद अर्ध यानी उसका आधा। किसका आधा? जितनी हमने लंबाई बताई ना उसका आधा। तो लंबाई बताई 1000 योजन, तो उसका आधा कर लो, यानी 500 योजन। तो 500 योजन क्या है? विषकंभाहा, विषकंभा मतलब चौड़ाई। ये ऐसे देखो, जैसे इसकी ये है तालाब, इसकी ये लंबाई, ये कितनी हो गई? 1000 योजन। तो उसका आधा ये वाला पोर्शन, उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 500 योजन। हृदय है, हृदय मतलब मैंने क्या बताया था पहले? तालाब, यानी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा तालाब। कौन सा है? पहला, पहला मतलब पदम नाम का। और ये जो योजन हम बोल रहे हैं, इसको हमेशा जब भी ये शाश्वत चीजों की चर्चा होती है उसको हम महायोजन में नापते हैं। और 1 योजन का मतलब मैंने आपको बताया था कितना? 2000 कोस, और उसका मतलब 6000 किलोमीटर। यानी एक जो तालाब है उसकी लंबाई, ये जो तालाब है 6000 किलोमीटर, सोचो 6000 किलोमीटर लंबा है और 3000 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। ऐसा पहला तालाब पद्म नाम का तालाब है। क्लियर? सबको समझ में आया? यदि यहां तक किसी को नहीं आया तो बताओ, नहीं तो एक सूत्र और पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा सूत्र है। चलिए आगे वाला सूत्र भी पढ़ लेते हैं, 16 नंबर का सूत्र, नीलम भाभी। 10 योजना वगा है। 10 योजना वगा है। हाँ, 10 योजना वगा है, इसका मतलब क्या निकला? 10 मतलब 10, योजन, योजन का मतलब योजन, अवगा है, अवगा है मतलब गहरा, गहराई उसकी, उस तालाब की गहराई कितनी है? तो क्या गहराई बताई? 10 योजन गहरा है। 10 योजन वो तालाब गहरा है। देखो पहले लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन, और गहरा यानी डीप, वो तालाब कितना गहरा है, कितना डीप है? तो वो 500 योजन गहरा तालाब है। यानी देखो, अब आप मेरे को बताओ पहले क्षेत्र का नाम क्या? कौन बताएगा? दीपा दीदी, पहले क्षेत्र का नाम क्या? जम्बूद्वीप। नहीं, वो तो द्वीप हो गया, क्षेत्र। तिब्बत भरत से क्षेत्र, भारत, भारत क्षेत्र। हाँ भरत क्षेत्र हो गया। भरत क्षेत्र के को, भरत को और आगे हेमवत क्षेत्र को विभाजित करने वाले पर्वत का नाम क्या? वन हिमवन। हिमवंत। जम्मू जी उस हिमवन। हिमवंत पर्वत के ऊपर जो तालाब बना हुआ उसका नाम क्या? पद्म पद्म तालाब। पद्म तालाब। उस पद्म तालाब की लंबाई कितनी 1000 1000 योजन, और चौड़ाई कितनी? 500 योजन चौड़ाई है, गहराई और 10 कितनी? योजन, गहराई 10 कितनी? योजन, 10 10 योजन। योजन। और ये जो 10 पर्वत है, पद्म नाम का पर्वत, ये किसका बना हुआ है?
सोने का। सोने का बना हुआ है। और इसके जो पार्श्व भाग है उसमें क्या लगे हुए हैं? विचित्र कलर की मणि मणियां लगी लगी। हुई है, विचित्र मणियां। प्रकार की मणियां उसमें जड़ी हुई है। और ये जो पर्वत है इनका आकार कैसा है? कौन बताएगा? नीलम भाभी बताइए, पर्वत कैसे हैं? आकार। आ, दीपा दीदी, दीपा जैन लाडनू से आप बताइए। अच्छा, मेरे को तो एकदम हाँ बोलो। सीधे दीवार के जैसे एकदम सीधे है। हाँ बने हुए हैं। बिल्कुल सीधे हैं। ऊपर से भी फ्लैट है, फिर जैसे साइडों की वॉल्स होती है बिल्कुल सीधी, वैसे नीचे से भी बिल्कुल सीधे। ऐसे ये क्या बने हुए हैं? पर्वत बने हुए हैं। बने। चलो, आज का टॉपिक अच्छा था ना? सबको अच्छा लगा? अभी तक हमने सिर्फ सुना था भरत क्या, हेमवत, एरावत, फिर पर्वतों के नाम हिमवत, लेकिन अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया आज? कि ये आया आया। क्षेत्र है ना, अच्छे से समझ में आया कि क्या तो क्षेत्र है, कौन से पर्वत हैं, कैसे बने हुए हैं, उनके ऊपर तालाब है, उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी कितनी है। ये आज हमने हमारे यहां तक 16 सूत्रों में पढ़े। इसके आगे और आपको आश्चर्य में डालने वाली बातें फिर कल आगे पढ़ेंगे कि इन तालाबों के अंदर क्या होता है, वो कल पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा क्लास हो गया है, तो चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए बोलिए।